इंडियन पॉलिटिक्स, उसको समझना फिर बहुत जरूरी है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो इन्होंने इन्फ्लुएंस जहां से हुए, ये वो हुए बोयर वॉर। ये साउथ अफ्रीका में बोयर वॉर हुई, यूके वर्सेस नेटिव्स प्लस डच। तो ये वॉर जब खत्म हुई अर्ली 20th सेंचुरी में, तो उसके बाद साउथ अफ्रीका का जो ग्रैंड रीजन था एट दैट टाइम, उसमें डिसाइड हुआ कि नेटिव जो है विल वोट फॉर नेटिव। डच विल वोट फॉर डच एंड ब्रिटिश प्लस ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, किसी और कॉलोनी से आए हुए ब्रिटिश जो सब्जेक्ट्स हैं, तो दे विल वोट फॉर अकॉर्डिंगली। यानी कि सबसे पहला सेपरेट इलेक्टोरेट्स, फर्स्ट जो हमें कह लें कि इसकी मैनिफेस्टेशन है, वो साउथ अफ्रीका में हुई। लेकिन ये रेस बेस्ड थे जी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मजहब की बुनियाद पे नहीं थे, रेस की बुनियाद पे, रंग नस्ल की बुनियाद। लेकिन ये वो इन्फ्लुएंस था, ये मोटिवेशन थी जो मुस्लिम लीडरशिप को मिली कि हमें भी अंग्रेज के सामने ये चीज रखनी चाहिए कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स, दैट मुस्लिम्स वुड वोट फॉर मुस्लिम्स। लेकिन ये बात फिर अंग्रेज को समझाना कि हम उससे रिलीजन की बेस पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मांग रहे, बल्कि हम भी उससे नेशन की बेस पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांग रहे। तो हम देखते हैं कि 1890s में प्लस 20th सेंचुरी के शुरू में जो ऐसे लिखे गए हैं, एसेस, विकारुल मुल्क ने लिखे हैं, महमूदुल हसन सर सैयद का बेटा उसने लिखे, अमीर अहमद, सैयद अमीर अहमद उसने लिखे, इन तमाम ने मुस्लिम्स ऑफ इंडिया को एज अ नेशन पोर्ट्रे किया कि हम एक कौम है इंडिया में। तो हम एज मजहब की बुनियाद पर आपसे सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांग रहे, कौमियत की बुनियाद पे मांग रहे, हम एक कौम है। सो ये वो बुनियाद है हमारी। अब इसको जो बेस्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन वो खालिद बिन सईद की किताब है, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। इसमें बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन करते हैं कि हाउ मुस्लिम्स वुड वोट फॉर मुस्लिम्स। तो अगर ये मिल जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, अगर मिल जाता है, तो ये मुसलमानों को डुअल वोटिंग जो है वो उनकी गारंटी हो जाएगी। यानी एक तो आपकी अपनी सीट्स जो सेपरेट सीट्स है, उस पे तो मुस्लिम विल वोट फॉर मुस्लिम। तो यहां से तो आपको चाहे एक सीट है, दो है, तीन है, जितनी भी अंग्रेजों ने अलाउ कर दी, वो तो आप जीत गए। बट साथ ही आप बाकी जो रिमेनिंग जनरल सीट्स हैं, रिमेनिंग सीट्स, उनमें कंटेस्ट भी कर सकते हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं,
और उनमें वोट भी कर सकते हैं। ये इसकी बड़ी ब्यूटी है कि जनरल सीट्स भी अलाउ और सेपरेट सीट्स भी अलाउ। सो अगर ये मैटर सिर्फ सेपरेट सीट्स तक होता तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको अलाउ कर देती, रिजेक्ट ना करती। लेकिन ये सिर्फ यहां तक नहीं, ये जनरल सीट्स में भी मुस्लिम्स जो है उनको अलाउ किया गया। यानी एक तरफ तो अपनी सेपरेट सीट्स पे भी और प्लस मुस्लिम्स को जनरल सीट्स भी अलाउ किया गया। फॉर इंस्टेंस, क्योंकि आप लोगों के बड़े कुंद ज़हन होते हैं, जिस तरह का मुताला पाकिस्तान आप पढ़ के आए होते हैं और जिस तरह के, वैसे ही आप लोगों के जो ज़हन है, इतनी सी बात जो है आसान सी, वो नहीं समझ आती है कई शहजादों को। तो फर्ज कर लें आप, हम इसको पेपर में तो नहीं लिखना, नॉट फॉर पेपर, लेकिन समझाने के लिए कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की इंपॉर्टेंस आप इस क्लास में इस वक्त लेट अस अज्यूम के 100 स्टूडेंट्स हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि इन 100 में से 25 ये फीमेल है। सही है जी। और 75 मेल है। इस क्लास की बेटर मैनेजमेंट के लिए मैं एक स्टूडेंट काउंसिल बनाता हूँ। सही है जी। और स्टूडेंट काउंसिल में हम डिसाइड करते हैं कि जनाब 4 सीट्स हैं स्टूडेंट काउंसिल की। इलेक्शन करवाया जाता है और इलेक्शन में कहा जाता है जनाब कि जी टॉप 4 जो वोट्स लेंगे ना जी, जितने भी वोट्स, 100 के 100 के स्टूडेंट्स जितने भी कंटेस्ट करना चाहते हैं, ओपन है, ओपन फॉर ऑल है। जिसने भी कंटेस्ट करना कर ले। जो वन मैन वन वोट होगा जी। यहाँ मैन से मुराद इंसान। 100 वोट डालेंगे। जो 4 कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट लेंगे वो मेरी स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हो जाएंगे जी। सही है जी। अब ये जो 75 मेल हैं, ये बहुत ज्यादा एंटी फीमेल है, मिसोजिनिस्ट है, बहुत ज्यादा। तो अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है भी तो जनाब उसको वोट ही नहीं पड़ते। नो वोट फ्रॉम मेन साइड, पढ़ते ही नहीं। मेल साइड से वोट ही नहीं पड़ते। एंड इफ कोई मेल कैंडिडेट इन फीमेल वोटर्स को मिलता है, इनसे मीटिंग करता है कि जी मुझे वोट दें, तो अदर मेल्स इस स्पेसिफिक मेल कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे कि ये तो औरतों से मिल रहा है, लड़कियों से मिल रहा। सो रिजल्टेंटली नो मेल कैंडिडेट will
इवन ट्राई टू थिंक कि जी मैं फीमेल वोटर से बातचीत करूं। सो जब भी इलेक्शन होगा, रिजल्टेंटली क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑल फोर कौन जीतेंगे? मेल। फीमेल कैंडिडेट्स बिल्कुल कॉर्नर्ड। ऐसी सूरत में फीमेल जो ये हैं 25, इनमें से कुछ मेरे से मिलने आती हैं, मुझे कहती हैं सर हमारी कोई सेपरेट सीट अनाउंस करें या सीट्स अनाउंस करें, सो दैट कि वो सीट हमारे लिए फिक्स हो जाए, और उस फिक्स सीट पे यानी फीमेल ही कंटेस्ट करे और उसको फीमेल ही वोट करें। तो वो बराए मेहरबानी हमारी सीट लादा करें, क्योंकि हम तो इलेक्शन ही नहीं जीत सकते। तो मैं कहता हूं अच्छा ठीक है, 1 सीट फिक्स हो गई फीमेल के लिए, तो क्या बाकी 3 सीट्स वो मेल की होगी? नहीं, बाकी 3 सीट्स वैसे ही हैं ओपन, जनरल, जिस तरह पहले थी 4 सीट्स। यानी इन 3 सीट्स पर मेल फीमेल वोट भी कर सकता है, कंटेस्ट भी कर सकता है, लेकिन इस सीट पर सिर्फ फीमेल होगी। अब इससे होगा क्या? इससे सिर्फ ये नहीं है कि फीमेल सीट आ गई, इससे पूरे का पूरा इलेक्शन का जो कल्चर है, ये जो हमने पूरा कल्चर बनाया था ना, ये पूरा कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया। अब क्या होगा? 25 फीमेल, अब इनमें से 2 कंटेस्ट करें, 3 करें, एक तो क्लियर है कि 1 सीट इन्होंने हासिल कर ली। यानी मेरी जो स्टूडेंट काउंसिल है उसमें 4 सीटें अगर, तो 1 सीट तो फीमेल के पास पक्की आ गई। अब जो रिमेनिंग 3 सीट्स हैं उनके लिए सेम प्रीवियस जो मेथड है उसके जरिए इलेक्शन होगा। हाँ जी होगा। अब मेल कैंडिडेट्स जो है ना जी, इनकी इलेक्शन का जो पैटर्न है इलेक्शन कैंपेन का, वो चेंज हो जाएगा जी। चेंज कैसे हो जाएगा? क्योंकि अगर कोई मेल कैंडिडेट, उसको पता है कि अगर मैं जीत गया, इफ अ मेल कैंडिडेट वन सपोज, तो उसको पता है कि जब मैं असेंबली में जाऊंगा तो मुझे असेंबली में अपनी लॉबी करनी है स्टूडेंट काउंसिल में, ताकि मेरा वेटेज बढ़े, मुझे सपोर्ट मिले, ताकि हम टीचर के सामने अपनी बात को अच्छी तरह प्रेजेंट कर सके, मैं लीड कर सकूं। और उस लीड करने के लिए ये जो 25 फीमेल के वोट हैं, जिनको हम पहले हमारे पे बहुत प्रेशर होता था, तो हमें इनसे बात करनी पड़ेगी ताकि असेंबली में जाके इनका जो फीमेल जीती हुई है हम उसके साथ कोई वर्किंग रिलेशन भी बना सकें। और दूसरी तरफ अदर साइड, अब ये जो 25 फीमेल हैं, इनमें से लेट से 2 कंटेस्ट कर रही हैं, तो इन 2 को भी मालूम है कि हम में से एक जीतेगी, वो असेंबली की मेंबर बनेगी। तो हमें फिर मेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ हम बातचीत करते हैं, एक मेल कैंडिडेट ये है, एक मेल कैंडिडेट ये है, एक मेल कैंडिडेट ये है, ये 2 फीमेल कैंडिडेट्स हैं, इनमें से एक ने तो जीतना ही जीतना है। इनका ये 4 कैंडिडेट्स हैं, 5 कैंडिडेट्स हैं, 6 हैं, पता नहीं कौन से 3 ने जीतना है, या तीनों जीते भी ना जीते, हो सकता है कोई फीमेल भी और जीते।
तो फिर लॉबिंग होगी, टीमें बनेंगी, अलायंस बनेंगे। समझ आ रही जी? कल्चर ही बदल गया इलेक्शन का। इंडिया की पॉलिटिक्स के साथ ये होगा इफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स अप्रूव्ड। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स अप्रूव हो जाती हैं तो इंडिया की पॉलिटिक्स के साथ ये होगा कि पहले मुस्लिम्स को कोई मुंह ही नहीं लगाता था, अब मुस्लिम वोटर जो है वो अब जरूरी हो गया, क्योंकि ऊपर 6 से 8 सीटें हैं। इनमें से अगर एक दो मुस्लिम्स को मिल गई, 1 और 2, ये मुस्लिम्स की सीट्स हो गई, तो रिमेनिंग जो लोग हैं वो क्या करेंगे? उनको इनकी सपोर्ट भी तो चाहिए असेंबली में, ताकि ब्रिटिश के सामने अपनी बातों को बेहतर तौर पर रख सके। ये एक बहुत बड़ा इशू था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑब्जेक्शन करती थी कि भाई ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट अगर है, 1 2 3 सीटें अपनी लगा ले लो, बस खामोश, बाकी इलेक्शन फिर उसमें मुस्लिम्स ना आए। समझ आ रही जी? सो ये जो मॉडल है, ये साउथ अफ्रीका के मॉडल से डिफरेंट है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में रेस की बुनियाद पर 3 ग्रुप्स आपस में उनकी सीटें डिवाइड हो गई। दैट्स इट। वहां कोई जनरल सीट वाला कैटेगरी थी नहीं। सो यहां पे तो थी, और उन जनरल सीट्स में से हम अपने लिए एक कोटा मांग रहे हैं ना। जिस तरह आपका सीएसएस में वुमेन ओपन कोटा में भी आ सकती, और अपने 10% कोटा में भी आ सकती। दो दो फायदे ना जी। 10% कोटा में सीट मिल जाए, या फिर ओवरऑल ओपन सीट मिल जाए। सही जी? सो ये बड़ा मजेदार एस्पेक्ट है। इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो थ्री फोल्ड सिग्निफिकेंस। थ्री फोल्ड कैसे? पहला, मुस्लिम्स मुस्लिम विल वोट फॉर मुस्लिम। तो इससे क्या होगा? इंश्योर होगा मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि एक आधा मुस्लिम तो जीतेगा ही जीतेगा ना जी, असेंबली में जाएगा ही जाएगा। दूसरा, डुअल वोट का राइट मिल गया जी। एक तरफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स में मुस्लिम वोट करेगा मुस्लिम को ही, और दूसरी तरफ वो जनरल इलेक्शन एनी कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट को वोट कर सकता। और तीसरा, पार्टिसिपेशन भी, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। यानी एक तरफ तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की सीट्स पर ये एक मुस्लिम है, ये कंटेस्ट कर सकता है, तो जनरल सीट्स पर भी, जनरल इलेक्शन में भी उसकी सीट्स पर भी मुसलमानों को रोका नहीं गया, उस पर भी मुस्लिम्स कंटेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपके यहाँ वुमेन 10% कोटा पे भी सीएसएस कर सकती हैं, ओपन मेरिट पे भी कर सकती। सो ये फिर इसकी बहुत बड़ी प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस है, ये बैकबोन है जी हमारा। यानी कि आप कह लें कि सेंट्रल जो थीम है मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट का, वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स ही है। इसके बगैर आप अपनी फ्रीडम मूवमेंट उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते किसी भी तरह। बात समझ आ रही जी? क्यों जी?
भाई ये फर्क है, जो यूट्यूब पे लेक्चर पढ़े और जो क्लास में जो लेक्चर है, कि चलो क्लास के लेक्चर्स के जरिए एक तर्ज का सवाल, तो मैं ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल है तो यूट्यूब पे भी लेक्चर पढ़ा है, सीधा सीधा सबको पता है जी, दो हिस्सों में तकसीम हो गया बंगाल, में मिल जाती हैं चीजें, नोट्स फॉर्म में पढ़ लें, मेरे लेक्चर यूट्यूब वाले देख लें। शिमला डेपुटेशन जनाब, अक्टूबर 1906 में 35 मुसलमान आगा खान की क्यादत में गए, तो ये हुआ तो वो हुआ। तो ये क्लास जो ये होती है यहाँ पर, एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पर्सपेक्टिव के हो सकता है सेपरेट इलेक्टोरेट की इंपॉर्टेंस पे, अभी तक नहीं पूछा उसने, लेकिन पूछ ले, किसी इंटरव्यू में पूछ ले, तो ये है कि एक सवाल के जवाब के पैटर्न पर बात हो जाए और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए। अब जनरल स्टडीज में मुस्लिम लीग तो नहीं आएगा ना यार। हाँ, वुमेन वुड वोट फॉर वुमेन, बड़ा अच्छा आइडिया, जबरदस्त आइडिया। लेकिन मैं तो एक जो है वो बड़ा ही मिसोजिनिस्ट किस्म का जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा काफी मिसोजिनिस्ट हूँ, वैसे नहीं हूँ लेकिन पॉलिटिक्स के लिहाज से। खैर, अब इसकी जो डेवलपमेंट है ना जी आगे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, वो बहुत मजेदार है। इवन आगे जो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स हैं, लाइक लखनऊ पैक्ट, इसमें भी हमने सेपरेट इलेक्टोरेट को रखा। 14 पॉइंट्स, इसमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट को हमने नहीं छोड़ा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, इसमें हमने मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ साथ अदर कम्युनिटीज के सेपरेट इलेक्टोरेट्स को भी इंश्योर करवाने की कोशिश की। 1935 के एक्ट में, 1919 के एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट्स को सबसे ज्यादा वो हमने रख दी, इंडोर्स किया जाए, रखा जाए, इसको एक्सटेंड किया जाए, किया गया। सो हमारी पूरी जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसमें मां सवाए एक डेवलपमेंट है, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल, जिसमें हमने सेपरेट इलेक्टोरेट को सेक्रीफाइस करने की बात की। बट दैट वाज अ पॉलिटिकल मूव, कोई सच्ची मुच्ची नहीं कर देने थे। तो पूरी फ्रीडम मूवमेंट में, पॉलिटिकल मूवमेंट में, हमने सेपरेट इलेक्टोरेट पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि ये बेस है, ये हमारी बेसिस है, ये वो हमारी फर्स्ट विक्ट्री है। एक फाउंडेशन का रोल प्ले किया इसमें, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल स्ट्रगल, वो है ही सेपरेट इलेक्टोरेट से। क्योंकि अगर ये अंग्रेज हमें ना देते और जिस तरह की मर्जी इंडिया में जमहूरियत चलती रहती, तो हालात तो 1892 से डिफरेंट नहीं होने थे ना जी। जो मर्जी हो जाता, हाँ कभी कोई जीत जाता शाहजहां नाजर, वरना तो नहीं। और ये ब्रिटिश ने फिर ऑफिशियली 1909 के एक्ट में, फेमस नोन एज मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, उसमें ऑफिशियली हमें अलाउ कर दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स।
तो एक बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट है। फॉर इंस्टेंस अगर हम कंपैरिजन में देखें 1892 एंड 1909, वही गवर्नर जनरल वॉइस रहे, वही गवर्नर जनरल वॉइस रहे। एग्जेक्टिव काउंसिल, एग्जेक्टिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ 5 ऑल ब्रिटिश, यहाँ पे भी 5 ब्रिटिश प्लस पहली दफा 1 इंडियन 1। सो ये जो 1 इंडियन है, ये भी इम्पैक्ट तो है शिमला डेपुटेशन का। हमने मांगा था मुस्लिम, चलो उन्होंने इंडियन तो दिया। तो 1909 से 1910 तक एसपी सिन्हा ये हिंदू मेंबर था, लेकिन 1910 से 11 सर इमाम अली ये मुस्लिम आ गए। तो चलो उसमें भी हमारा फायदा तो कोई हो गया, लेकिन जो असल फायदा वो तो ये था कि यहाँ 5 ये मेंबर इधर आ गए, प्लस इसके अलावा बाकी क्या 16 से 20, और उसमें से 6 से 8 इंडियंस ऐसे ही, और बाकी 10 से 12 ऑफिशियल्स, एंड नो मुस्लिम सीट फिक्स्ड। जनरल इलेक्शंस, ओपन इंडिया ऑल इंडिया इलेक्शंस। लेकिन 1909 की काउंसिल इसको फिक्स किया गया 60 पे। नाउ दीज executive council members will not come in the sessions of imperial legislative council, ये अलग होगी। out of these 26 60, 27 Indians and 33 officials। इससे मतलब ये इस फ्रेमवर्क से कि जनाब डेमोक्रेसी एक्सपैंड भी हुई इंडिया में। बट आउट ऑफ दीज 27 सेपरेट सीट्स मुस्लिम्स के लिए 6, यानी 21 हो गई जनरल सीट्स एंड 6 सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स। सही है जी। सो ये एक बहुत बड़ी जो है वो आप कह लें कि सक्सेस थी। और अगर हम ये 6 आउट ऑफ 27 देखें तो ये अबाउट 22% बनता। तो डिमांड तो हमने कहा था कि हमें 25% ज्यादा दे, लेकिन फिर भी ब्रिटिश ने कुछ ना कुछ तो हमारी बात मान ली ना जी। एक बहुत बड़ा बेनिफिट था। समझ आ रही? क्लियर? सो ये एस्पेक्ट जो है वो फिर बहुत मजेदार, कि जिसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि भाई ये कंपैरिजन में भी हम अगर देखें तो मुस्लिम्स को बेनिफिट तो हुआ। हाँ चलो, जो यूनिवर्सिटी वगैरह थी या बाकी पॉइंट्स थे वो तो बाद में लेटर ऑन स्टेज में आ गए, लेकिन असल चीज तो जो आपका न्यूक्लियस है फ्रीडम मूवमेंट का, वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स ही है। और इसी सेपरेट इलेक्टोरेट को फिर अगले फेज में जब हम 1911 को देखते हैं, तो इस फेज में 1911 में भी जो सबसे बड़ा थ्रेट फील हुआ, थ्रेट टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स ही फील हुआ। हालांकि 1911 में असल में तो पार्टीशन ऑफ बंगाल खत्म हुई थी ना। पार्टीशन ऑफ बंगाल से जो मुसलमानों को सूबा मिला हुआ था वो अनलमेंट होगी, खत्म हुआ। असल इवेंट तो वो है, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ असल में थ्रेट टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स ही था। और इसी थ्रेट ने हमें कंपेल किया कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ज्वाइन हैंड कर लें।
सुलह कर लें, यूनिटी कर लें। तो इसको फिर अब कल जो है वो अगली डेवलपमेंट्स को देखेंगे जी। बेस्ट सोर्स तो मेरे ख्याल में इस पोर्शन के लिए वही के अजीज मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, वो पहले बता दिया वो आपको। आप हामिद खान से देखें, जमीलुद्दीन अहमद से देख लें, वो भी ठीक है। वो हर स्टूडेंट का अपना एप्टीट्यूड है, रट्टा मार ले। नहीं, मैं तो अपना जो एक बेस्ट सोर्स है वो मैंने बता दिया। अच्छा जी, एक अनाउंसमेंट सुन लें, और वो मैं अगली करंट अफेयर की क्लास में भी कर देना, कि जो मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, इनमें जो स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में लेट से वो आ गया, तो वो अगर किसी अदर में एनरोल होना चाहता है तो उसको कंसेशन अवेलेबल होती है, वो हम पहले अनाउंस कर देते हैं। बट कोई और सब्जेक्ट है, अदर टीचर्स, उन टीचर्स की जो फीस है वो उन्होंने लेनी है। वो वाहिद बीइंग अ कोऑर्डिनेटर उन टीचर्स के साथ जो भी उसका मैकेनिज्म है, मैं उसमें एंगेज नहीं होता। सो बराए मेहरबानी ये अदर टीचर्स की क्लासेस के लिए ना, मुझे जो है वो कारखानों मार्केट का दुकानदार ना समझा करें कि सर जी 500 छोड़ दें, सर जी 1000 छोड़ दें। तो ये अदर टीचर्स के मामलात में मैं मुदाखलत नहीं करता, इसके लिए मुझे तंग ना किया करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको लगता है टीचर अच्छा है, आप उसको पे करें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते या आपको लगता है टीचर अच्छा नहीं है, तो उसमें मैं मेरे अपने सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स को बहुत कंसेशन देता हूँ, बहुत ज्यादा देता हूँ। तो वो मैं बाकियों का जिम्मेदार नहीं हूँ भाई। आपको टीचर, ये तमाम टीचर जो है वो इनकी फ्री क्लासेस होती हैं, फ्री डेमो होते हैं इनके सबके, मेरे नहीं होते, बाकी सबके फ्री डेमो होते हैं। आप एक आधी क्लास लें, आपको अंदाजा हो जाता है कि टीचर ठीक पढ़ाने वाला है या नहीं है। तो ये मेहरबानी मुझे ये 500 छोड़ दें, 1000 छोड़ने के लिए मैसेज कॉल ना किया करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और तो भाई हमारी कोई एकेडमी तो नहीं ना है कि क्लासेस का क्लैश, जिस टीचर के पास जो टाइम है उसने अपने हिसाब से पढ़ाना है। उसने मेरे कहने के हमने कोई एकेडमी तो नहीं चला रहे ना। जिस टीचर के पास जो टाइम होगा उसने उसके मुताबिक अपनी क्लासेस रखनी है। तो वो हमको ये जिम्मेदारी तो नहीं लेते कि आपका पूरा सीएसएससी करवाना है हमने। ओके जी, कल फिर मुलाकात होती है। सर डेमोक्रेसी तो 1892 में आई, आउटलाइन में देख लेना। 1882 में अल्बर्ट बिल लिखा था, लोकल गवर्नमेंट लेवल पर शुरू हो गया था। उस अल्बर्ट बिल के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। फिर डेमोक्रेसी सेंटर के इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में, लोकल गवर्नमेंट में तो नीचे आ ही चुकी हुई थी। जी जी, मैंने कब कहा कि मैं नहीं शेयर करूंगा? क्लास खत्म होगी तो करूंगा ना, रात में सारी स्लाइड्स इकट्ठी शेयर हो जाती हैं, नो वरीज। ओके जी, बाय बाय।